कुछ लोग जो बहुत करीब थे वो दूर हो गए। हमने एक बड़े नारे शारे लगवाए थे किसी के लिए यहाँ पे ठीक है, और बस यहीं रुक जाए। तो जब मैं एडमिट हुआ तो मेरा ऑक्सीजन सिचुएशन वाज लेस देन 5% और मेरे किडनीज जो थे वो 50% फेल कर चुके थे। 58 डेज कोमा में था। जब मैं होश में आया हूँ तो शाम में इस वक्त जंग चल रही थी। कह रहे मेरे अपने मुल्क में इस दौरान 25 से 30 हजार लोग शहीद कर दिए गए हैं। जब मुझे होश आया तो दे सेड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर मी। सोशल नेटवर्किंग करा लें आप, बस प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं करनी। बस वो शादियों में जाना है, बस हलवे खाने हैं। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि दानिश भाई आपका कोई शौक नहीं है मिनिस्टर बनने का? ये क्योंकि आजकल तो ये सारे रुतबे जो है अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं कि हमारा मुआशरा दानिश भाई इतना पीछे चला गया है कि एक गुटखा खाने वाला, गुटखा मुंह में रख के लड़की से बात करने वाला वो इन्फ्लुएंसर बन गया। एक ऐसी बात कर दी गई अच्छा, जो बाद में कंट्रोवर्शियल हो गई। कहते हैं ना लोगों के साथ मजाक करते थे, आज वो बहुत मशहूर यूट्यूबर हो गए। अब आप लोग समझ जाएंगे एंड से नाम शुरू होता है उनका। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ अगेन इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और जो सीरीज़ हमारी कॉफ़ी विद सीयू के साथ लास्ट एपिसोड और लास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ थे दानिश भाई, तो आज सेकंड एपिसोड में हम इनको अगेन वेलकम करते हैं दानिश भाई को। तो दानिश भाई ने कुछ सरप्राइज़ लेसन रखे हुए थे कि 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी बदल गई, हालात बदल गए, मंजरनामे बदल गए, लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, नाते बदल गए। कुछ लोग जो बहुत करीब थे वो दूर हो गए, जो दूर थे करीब हो गए, और जो नहीं थे कुछ लोग लाइफ में वो पहली दफ़ा उस लाइफ में शामिल भी हो गए। तो दानिश भाई, जैसे हज़रत अली का एक कॉल भी है और ये अक़वाल जो होते हैं ऐसी शख्सियात के, ये तो रहती कायनात तक के लिए हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं तो बेसिकली, या बहुत अगर अच्छे भी होते हैं तो बेसिकली इंसान नहीं बदलते, उनके चेहरे से नकाब हटा दिए जाते हैं, तो जो अंदर की शख्सियत है वो सामने आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था 2016 में, जो आपने लास्ट एपिसोड के एंड में कहा था कि बस देखिए एक चीज़, इस बात को करने से पहले अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए कोई एक रास्ते का तयन किया हुआ है। बेशक, और अल्लाह ताला इंसान का इम्तिहान लेता है। बिल्कुल। और हो सकता नहीं, मुझे इस बात पे कामिल यकीन है कि वो अपने उन लोगों का इम्तिहान लेता है जिनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो इम्तिहान बर्दाश्त कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अचानक से एवरीथिंग वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सही जा रहा था, हर चीज़ सही हो रही थी। स्विट्जरलैंड घूम रहे थे, लंदन घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे। आई रिमेंबर जब वो वाक़ई हुआ था उससे थोड़े दिन पहले आप कोई पाकिस्तान का मैच देखने गए थे। हाँ, मैं उससे बता रहा हूँ, PSL पे। हाँ, PSL का फर्स्ट टूर्नामेंट मैच था यहाँ पे, हिस्ट्री का, दुबई में। और मैंने वहाँ एक कार्रवाई भी डाली थी, पता नहीं आप चाहेंगे मैं यहाँ बताऊँ ना बताऊँ? नहीं, आप बता सकते हैं। तो हमने एक बड़े नारे शारे लगवाए थे किसी के लिए यहाँ पे, और उसके बाद बड़ा मसला भी हुआ। बस यहीं रुक जाए। तो किसके नारे हो सकते हैं मुझे पता। उस वक्त की बात है। हाँ, अब तो 2016। अब तो जिंदगी बहुत बदल गई है। बिल्कुल। तो बस अब ये समझ लें कि एक दिन घर आए और जॉब भी चली गई क्योंकि कंपनी वैसी एग्जिट कर रही थी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। बस एक दिन घर आए, खाना खाया और सोए, और सोए। उसके बाद जब उठे हैं तो 2 महीने बाद उठे हैं, 58 डेज एग्जैक्टली कोमा में थे, और पता नहीं चला कि ज़िंदगी के 58 दिन कहाँ चले गए। और जब 58 दिन के बाद उठे तो एक नई रियलाइजेशन लाइफ के अंदर आई। थोड़ा सा हमारे यूथ को बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि हुआ क्या था बेसिकली। मुझे तो पता है, बट हाँ, बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन होती है H1N1 की, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसमें वो होता क्या है कि वो आपकी जो सांस की नाली होती है वो अफेक्ट हो जाती है, और उसके जो सर्वाइवल रेट है वो 5% भी नहीं है। मैं जब एडमिट हुआ था तो मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक मेरा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था बॉडी में, जो आपका अमूमन 98-99% नॉर्मल होता है, और आप 90% होता है, 94 से ऊपर होना चाहिए। 90 से नीचे गिरता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो जब मैं एडमिट हुआ तो मेरा ऑक्सीजन सिचुएशन वाज लेस देन 5%। ओह माय गॉड। एंड 5%? जी, रिकॉर्ड पे है। और मेरा लिवर और मेरे किडनीज जो थे वो 50% फेल कर चुके थे। ओह माय गॉड। एंड मज़े की बात ये है कि
मुझे वो आखिरी दिन बिल्कुल याद नहीं है कि मैं कैसे पहुंचा हॉस्पिटल, और मगर ये ज़रूर है कि जो वेंटिलेटर का जो फॉर्म होता है, तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि मैंने खुद साइन किया। वो अलग बात है, जब मैं होश में आया मैंने कहा किसने ये साइन किया था, तो मैंने कहा भाई आप ही ने साइन किया था। जो डॉक्टर या कोई कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का फैसला ये भी मैं करूँगा, क्योंकि वेंटिलेटर में का मतलब ये कि आप गए फिर, राइट। हमारा तो ये कॉन्सेप्ट 90% तो ये होता है भाई, टाटा बाय बाय, बंदा वेंटिलेटर पे गया तो पाकिस्तान में हो तो डेफिनेटली क्योंकि 7 दिन बाद वो कोई और पेशेंट लाइन में लगा तो होता है। वैसे ही वेंटिलेटर पे गया तो बंदा क़यामत वाले दिन ही मिलेगा ऐसे ही होता तो मैं 58 डेज कोमा में था, वेंट पे मैं ऑलमोस्ट 64-65 डेज था। और आई थिंक जब मैं होश में आया हूँ, मतलब डॉक्टर्स को यकीन नहीं था मैं वापस आऊँगा। आप इमेजिन करें, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, आवाज़ ख़त्म थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि इंसान यहाँ से बात करता है, यहाँ से बात नहीं करता। पाँव नहीं चल पा रहे थे, हाथ नहीं चल पा रहे थे। आई वॉज वीक, आई थिंक आई लॉस्ट, आज के हिसाब से तो 50 किलो कम हुआ होगा ज़्यादा। एंड इट वाज वेरी, मतलब, और उस वक्त भी डॉक्टर्स को ये था कि पता नहीं, चूंकि मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी कम थी कि ये तो नहीं कि इसका ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है, कोई फालिज का अटैक हो गया, कुछ होगा, एंड कोई क्लॉट आ गया है। काफ़ी देर तक ऑक्सीजन नहीं थी कॉल डॉक्टर्स के, कि जब मैं पहुंचा हूँ तो 5% एकदम तो नहीं पहुंची होगी, तो वुड हैव टेकन टाइम पहुंचने में। और उसके बाद फिर इट वाज अ चैलेंज। और जब मैं होश में आया तो मैं बहुत सोचता था, यार मैं वापस क्यों आया हूँ, क्या वजह है मैं वापस आया हूँ। मैं आई वाज गोइंग थ्रू ड्रीम, मैं उस पर किताब लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे उसके बारे में। लेकिन दानिश भाई मैं आपको बताऊँ, दैट वाज अ टाइम आई डू रिमेंबर, हमारी कोई फिजिकल मुलाकात नहीं हुई, आपको याद है। वी वुड बी इन कॉन्टैक्ट ओवर फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ये वो वक्त था कि दानिश भाई को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, इवन कि वी आर देयर जूनियर्स, लेकिन हमारा कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, सर सैयद अलुमनाई के और दूसरे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स है। उस ज़माने में व्हाट्सएप ग्रुप इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे 2016, 17, 18 में। तो बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी की थी मुझे। मैं आपको बता सकता हूँ कि ग्रुप्स में कोई 150-300 लड़के लड़कियाँ हैं उनमें। तो आई डोंट नो, सबसे पहले आपके घर वालों की दुआएं, भाभी, बच्चों की, सबकी, लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊँ बहुत दुआएं होती थी। नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल। इनफैक्ट ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो केयरटेकर थे वो भी आए थे दम करने के लिए मुझे। पर एक चीज़ जो मैं वजह बताता हूँ क्यों। तो मैं एक दिन जब मैं होश में आ गया तो चल कुछ हो तो रहा ही नहीं था, तो एक कागज़ के उन्होंने शीट मुझे दे दी, ABCD लिख के मैं उस पर लिख के इशारा करके बात करता था। ओके। तो एक दिन मैं बहुत निढाल था, तो मुझसे ना जो मेरा अटेंडेंट था, ही वाज अ सीरियन, उसने मुझसे कहा तुम क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कहा यार ना मेरा हाथ चल रहा है ना मेरा पाँव चल रहा है। और डॉक्टर से भी जो बात हो रही थी, दे वर नॉट श्योर कि रिकवरी 6 महीने में होगी, 1 महीने में होगी, 1 साल में होगी। तो उसने मुझे एक बात बोली विच रियली हिट मी एट दैट टाइम। और मैं लेटा हुआ ये सोच रहा था वो वापस क्यों भेजा है भाई, अगर उस तरह पहुंच ही गए थे तो गुनाह माफ़ हो गए थे ना बीमारी के बाद। तो भाई जब गुनाह माफ़ ही हो गए थे तो वापस भेज के दोबारा गुनाह करने का मौका क्यों है। तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि जितने दिन तुम बेहोश रहे उतने दिनों में इस ही हॉस्पिटल में तुम्हारी एज के 30 से 40 साल के दरमियान तुम्हारे अपने मुल्क के 5 से 7 लोगों की डेथ्स हुई हैं। और कहते मैं सीरियस हूँ। और शाम में आपको इस वक्त जंग चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी। कहते मेरे अपने मुल्क में इस दौरान इस जितने दिन 25 से 30 हज़ार लोग शहीद कर दिए गए। तो कहने लगे यार, और जब तुम एडमिट हुए थे तो हमें नहीं उम्मीद थी तुम बचोगे। और ये बात मैं जब जिस डॉक्टर्स ने मुझे सबसे पहले ट्रीट किया था, कज़ाक डॉक्टर थी, उससे मैंने पूछा था, उसने कहा था मैंने सिर्फ तुम्हें डबल डोज और टेमीफ्लू दिया, मेरे पास का कोई इलाज ही नहीं था जो बीमारी तुम्हें हुई थी। और एक पेशेंट आया था तुम्हारे आने से एक दिन पहले, हमें नहीं पता था क्या हुआ है तुम्हें को। तो कहते हमारे पास जो था हम दे रहे थे तुम्हें, 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे तुम्हें। तो कहने लगे कि इतने सारे लोग शहीद हो गए और फिर भी तुम वापस आ गए, तो अब तो ये मुश्किल काम हो गया, तो बिल्कुल तुम वापस इसलिए तो नहीं आए हो कि अब तुम गिव अप कर दो, तुम्हारी जंग तो शायद अब शुरू हो रही है। यू हैव टू डिलीवर समथिंग, यू हैव टू डिलीवर समथिंग। ये बात मुझे उस अटेंडेंट ने बोली, थिंक उसका नाम अहमद था या मोहम्मद था। एंड आई वाज लाइक यार ही इज राइट। एंड ओके, उसका कोई मेंटल इम्पैक्ट भी पड़ा हो सकता है, लोग नाराज हो जाते हैं कि मैंने कहा यार अगर अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी दी है तो इसको किसी ऑब्जेक्टिव के लिए उतारना है। इस पूरी सिचुएशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आप जब वेंट पे होते हैं तो आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना है। तो मुझे याद है कि जब मुझसे पहली एक जॉब, एक अपॉर्चुनिटी चल रही थी पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी जॉब जिस समय खत्म हुई थी तो पाकिस्तान में एक ऑप्शन आ रहा था। आपकी जॉब पहले खत्म हो गई थी जी, वेंट पे जाने से पहले, और एक सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान में बात हो रही थी मुझसे। और जब आप वापस आए वेंट से तो आप दुबई में ही थे? जी, मैं दुबई में 64 डेज 64 के बाद दुबई में था, और मेरी रिकवरी भी दुबई में हुई। सही है। तो एक जॉब पेंडिंग थी दुबई के अंदर, पाकिस्तान में, जिसके बीमारी से 5 दिन पहले
एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में बड़े लोगों ने सुना, कहानियाँ कही हुई हैं, जुबली जनरल इंश्योरेंस नाम था उसका। अच्छा, तो वो मुझे आज भी एग्जिस्ट करती है? जी बिल्कुल। उसके उनको वो एक सीनियर पोजीशन में जाना चाह रहे थे। ठीक है। तो वहाँ कुछ पॉलिटिक्स थी, तो खैर मैं, तो हुआ ये कि जब मुझे होश आया तो दे सेड दैट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर मी, नॉट द लोकल मैनेजमेंट। ओके। मुझे एक्फिट हायर करके ले जा रहा था, ओके। आगा खान फाउंडेशन जो है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑलवेज। दे आर द फार रीचिंग ग्रुप। आई थिंक पाकिस्तान में ऐसे और होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। पाकिस्तान को आई थिंक एक्फिट जैसे इदारे चला रहे हैं। बिल्कुल, आई कैन से दैट वेरी प्राउडली। उनका कंसेप्शन, उनकी जो एग्जीक्यूशन है, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, हाँ, वो अगर नहीं हो तो शायद पाकिस्तान बुरे हाल में हो। बिल्कुल ठीक है, हकीकत। तो आई मस्ट अप्रिशिएट देम एंड द लीडरशिप। बिल्कुल ऐसी। तो वो ले जा रहे थे मुझे। तो मुझे याद है, मैं होश में आया तो एकदम जो मुझे चीज़ें याद आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा यार 58 दिन में सो रहा था यार, जिंदगी के 58 दिन चले गए। तो एक दिन मेरी फैमिली ने आके बताया कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। हाउ इज पॉसिबल? तो खैर एक दिन ट्यूब लगाई एक डॉक्टर ने मेरे यहाँ पे, और उससे छोटी सी ट्यूब थी, वेंट का पाइप निकाल के थोड़ी देर लगाई, सिर्फ चेक करने के लिए मेरी आवाज़ सही है कि नहीं है। तो मैंने तिलावत करनी शुरू की। देन आई रियलाइज्ड कि आवाज़ यहाँ से निकलती है। खैर फिर उन्होंने हटा के दोबारा लगा दी, क्योंकि मुझे आई नीड सपोर्ट टिल दैट टाइम। मेरे लंग्स 60% पे आए थे उस टाइम तक। ओके। तो उसके बाद खैर वो स्टेबलाइज हो गया, वीन आउट करता रहा उन्होंने। तो मुझे याद है जब एक्फिट ने मुझे बोला वेंट टू कम ऑन February 8, केम आउट ऑन आई थिंक 2nd or 3rd April, और उसके बाद एक्फिट की जो मेरी बात थी, तो उन्होंने कहा कैन यू जॉइन? तो यस, देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, जुबली मैनेजमेंट, हु डिडंट वांट मी टू जॉइन, राइट, बिकॉज दे हैड देयर ओन एजेंडा। और मैंने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा, और यकीन करो अली, जब मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला, मेरे जिस्म में 4 ट्यूबें लगी थी। तो उन्होंने कहा एक कंडीशन में ज्वाइन करना कि तुम फिट हो गए। तो मैंने अपने डॉक्टर के हाथ पांव जोड़े कि जी मुझे आप फिटनेस लेटर दें। उससे कहा मैं कैसे दे दूं तुम फिटनेस, तुम चल ही नहीं पा रहे हो। जिस दिन मुझे फर्स्ट डे खड़ा किया, और अब यकीन करें मैं एक कदम चलाऊं, मैं गिर गया, कोलैप्स कर गया, मुझे ऑक्सीजन लगानी पड़ी उनको। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू फाइट बैक। मैंने चलना दोबारा सीखा, मैंने टूथपेस्ट करना दोबारा सीखा, बोलना दोबारा सीखा। अब मेरी मेमोरी जो थी वो वापस आनी शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एंड रियलिटी ऑफ लाइफ स्टार्टेड हिटिंग मी, एंड आई सेड टू माय सेल्फ कि यार अगर मैं लेटा रहा ना तो ये काम नहीं हो सकता, मुझे खड़े होना है। मैंने अपने को पुश करना शुरू किया। एक दिन मुझे याद है, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ कि मुझे फिजियो चलाता तो मैं सांस फूलती तो मैं इतना चल के गिर जाता था। एक दिन मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं काम गलत कर रहा हूँ। मैं कहा मैं चल रहा हूँ और मैं सांस लेने की 7 में कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ सांस। मैं डर के मारे कि जब मुझे वहां तक पहुंचना, मैं सांस रोक लेता हूँ अपनी, और जब मैं पहुंचता हूँ तो मेरी सांस फूली भी होती है। सिंपल थिंग कि मुझे चलते हुए सांस लेनी है, मुझे दोबारा सांस लेना सीखा। तो और उस दिन मैं डबल ट्रिपल डिस्टेंस चला। तो मेरा फिजियो था, वो आई थिंक साउथ अफ्रीकन का, गोरा, उसने कहा कि व्हाट चेंज्ड? मैं कहा टुडे आई वाज ब्रीथिंग एंड वॉकिंग, अर्लियर आई वाज जस्ट वॉकिंग नॉट ब्रीथिंग, एंड यू वर होल्डिंग योर ब्रीथ। आई वाज, बिकॉज़ मैं डरा हुआ था कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था। एंड आई वाज फोकस्ड। दैट डे आई रियलाइज्ड कि इट्स अ सिस्टम व्हिच हैज टू गो टुगेदर, एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। एंड ट्रस्ट मी अली, मैं फिर जब पाकिस्तान वापस पहुंचा, और उस कंपनी के कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट की ज्वाइनिंग में। ज्वाइनिंग कब हुई? अप्रैल में। आई वाज सपोज्ड टू ज्वाइन ऑन 1st of July। ओके। और उन्होंने कंडीशन रखी कि हम तुम्हें तब ज्वाइन कराएंगे तुम फिजिकली फिट हो गए। बिल्कुल ठीक। उन्होंने मैंने एक्स्ट्रा मेडिकल कराए, और एक ऐसे हॉस्पिटल से कराए जो कि मशीनें थे ना, वो येलो कलर का पेंट नहीं होता पुराना वाला, पंखे का जो होता है, उस मटेरियल की थी वो। सही है। बट आई वेंट फॉर अ टेस्ट, आई गेव माई टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। और जिस दिन मैं पहुंचा वहाँ पे, तो मेरा लेफ्ट लेग जो है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बट मेरा लेफ्ट लेग काम नहीं करता था, नम था। बहुत सारे लोगों ने बताया, क्योंकि दे वुड टेक इट एज अ डिसएडवांटेज। अभी कुछ साल 1.5 साल पहले आई कैन स्टार्ट फीलिंग इट अगेन। तो जब मैं पहुंचा तो मैं लाठी सपोर्ट करता था, तो बहुत हल्का हल्का। तो मैंने लाठी गाड़ी में छोड़ी, अपने ड्राइवर से बोला, मैंने कहा भाई मैं लाठी लेके गया ना, तो ये, और मुझे पता था वहाँ का सीईओ मुझे नहीं चाह रहा था मैं ज्वाइन करूँ। मुझे उसके भांजे ने आके बताया था कि तुम्हें नहीं चाहता ज्वाइन करूँ, बट आई वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग, बिकॉज एक्फिट सेड कि यार वी वांट समवन न्यू टू कम एंड चेंज द मार्केट। खैर मैं पहुंचा, और आप यकीन करो अली, सेडिस्ट होते हैं लोग ना। 3rd फ्लोर पे उसका ऑफिस था, मैं नाम नहीं ले रहा बचने के लिए, छोड़ देते हैं उसको, अल्लाह उसको खुद देखेगा। ही टुक मी फ्रॉम द 3rd फ्लोर एंड ही रैन ऑल द वे टू द 5th फ्लोर एंड मेड मी रन विद हिम एज वेल, नोइंग दैट आई हैव अ कंडीशन। और लिफ्ट थी, और उसके बाद उसके बाद वो सीढ़ियां भागा, जानते पूछते आपको तकलीफ दे सके और पुश कर सके। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो आई वाज एक्सप्लोडिंग, मेरे तो लंग्स खत्म हो चुके थे। बट आई डिडंट शो हिम। मैंने कहा सर मैं बड़ी मुश्किल से रोक के सांस पानी पी के आता, और मुझे पता मेरे अंदर फट रहा है। मैं गया, मैंने पानी पिया, सांस लिए गहरे गहरे, वापस आया, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू सी दैट ही हैज बीन to have him the pleasure that he gave me that pain, right? It was a difficult ride after that. फिर मेरे साथ कुछ personal political bad lucks हुई, which augmented to my problems. I did my best
टू कंट्रीब्यूट बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता था. दैट्स द रीजन. ऐसा नहीं था जब मैं पाकिस्तान वापस जाता मैं दुबई में जॉब नहीं थी. मेरे पास जॉब थी, एक नहीं दो. बट आई वॉन्टेड टू गो एंड सर्व माई कंट्री कि यार इस मुल्क के अंदर ना बहुत कुछ चेंज करने का है यार. कुछ चेंज करो. जो इतना साल हमने नॉलेज गेन किए यहाँ पे इतने सारे मुल्कों में काम करके, हम यहाँ से बैठ के अफ्रीकन कंट्रीज को गाइड कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को गाइड कर रहे हैं, फार ईस्टर्न कंट्रीज को गाइड कर रहे हैं. हम अपने मुल्क में जाकर उस चीज को रेप्लिकेट करते हैं. मैं तो उस नियत से गया था. मेरी कभी नियत नहीं थी कि मैं उसको रिप्लेस करूंगा. वो उनके बोर्ड की नियत हो सकती है. क्योंकि जाहिर सी बात है जो सैलरी स्ट्रक्चर जो आप यहाँ ले रहे होंगे वो पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं मिलना. पाकिस्तान के लिहाज से अच्छे पैसे दिए थे उस वक्त. उस वक्त सैलरी मेरी कोई 9 लाख के करीब थी, 9,10,000 के करीब थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑफ कोर्स. हाँ 2017 में तो बहुत अच्छी सैलरी थी, इतनी तो नहीं होती बात. टैक्सी को 2.5 लाख रुपए कटता था. तो बट एट द सेम टाइम गए वहाँ पे, काम किया, अपनी एफर्ट लगाई. बट वहाँ पर मैंने एक चीज़ डिफरेंट देखी कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जब भी आप कुछ डिफरेंट करने जाते थे, वो मतलब सीईओ लेवल का बंदा कहता है कि यार दानिश साहब ये दुबई नहीं है, ये पाकिस्तान है. और मैं कहता बॉस इसको दुबई बनना नहीं है क्या? बस ये सोच तो मार दिया पाकिस्तान को. और आप हंसेंगे मोबाइल इंटरनेट सॉल्यूशंस बनाया हुआ था. और होता क्या था, मैं आपको जोक बताता हूँ. उसके आईटी के हेड ने क्या किया हुआ था, उसको जो कंप्यूटर की लाइन आती थी ना उसको स्पीड अप किया हुआ था उसने. तो वो खोलता था मेरा, ये देखें पेज खुल गया. तो मैंने कहा सर एक काम करें, अपने मोबाइल पे खोल के देखें इस पेज को, अपने आईपैड पे खोल के देखें. उधर वो 40 सेकंड. अब आप बताओ, खुद टेक्नोलॉजी के आदमी हो, 40 सेकंड को रुकेगा पेज खुलने के लिए? 10 सेकंड में रुकता. उसने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ? आई थिंक कुछ कनेक्शन में मसला होगा. मैं तो चले एक दूसरे कमरे में जाके ट्राई करते हैं. मैं कहा ये खुलेगा ही 35-40 सेकंड में. क्यों? मैं कहा आपके आईटी के बंदे ने आपकी लैन के थ्रू कनेक्ट करके उसको फास्ट किया हुआ है, मगर एक्चुअली जो है उसने इतने फायर के सामने तो ये इतना टाइम ले रहा है. कौन लेगा फायरवॉल? इट वाज टॉकिंग टू अ वॉल. और अनफॉर्चुनेट सी बात ये है कि ऐसे लोग अब वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है ना. और वो जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की टांग नहीं समझते, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे. और ये दानिश भाई सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो चले वो 35-40% पाकिस्तान का स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का. लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल इदारों की, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं ना कि आप अपना आप तो उधर सकते हैं, आप अपना पड़ोसी नहीं उधर सकते. ठीक है भाई, हमारे पड़ोसी हैं, बट वी मस्ट लर्न समथिंग गुड. वो ना हजरत अली का कॉल है कि आप कभी भी किसी के भी शागिर्द बन सकते हैं, इल्म आप किसी से भी ले सकते हैं. इवन ये हदीस है कि नॉलेज इज द लॉस्ट हेरिटेज ऑफ अ मुस्लिम. ही कैन पिक इट अप फ्रॉम वेयर एवर ही कैन फाइंड इट. इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, वो जहां से भी चाहे उसको. आप अभी आईबीए की बात कर रहे थे, मेरे पास एक थोड़े दिन पहले किसी ने आईबीए सक्खर की रिकॉर्डिंग भेजी, मीम थी एक. ठीक है, वो बच्चों से पूछ रहे हैं आईबीए सक्खर वालों से कि व्हाट इज आईबीए. वो देखिए एक बहुत बड़ा फार्स है. आईबीए सक्खर आईबीए अलग अलग. हाँ मुझे आई नो, हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है करने की. आईबीए का एब्रिविएशन नहीं बता पा रहे वहां पे बच्चे नहीं, टीचर, जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं. फिर घोस्ट एम्प्लॉयज का कल्चर, घोस्ट टीचर्स का कल्चर. तो मतलब हम कैसे आगे निकल जाए ऊपर से नीचे तक सब कुछ. अफसोस की बात यह है बहुत ज्यादा कि चले जो ड्रॉन बैक एरियाज है वहां तो चले हो रहा है, जो एजुकेटेड लोग हैं ना वो भी ये काम कर रहे हैं. बिल्कुल. अब आप, मैं ये कहानी क्यों सुनाई आपको, उन साहब की तस्वीर उड़ानी नहीं सुनाई. आई विश हिम लक. अगर उन्होंने किसी से ज्यादती की है तो अल्लाह ताला उनके सामने देखेगा. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, इस माइंडसेट का नुकसान ये हुआ है कि जो स्किल सेट आपको डेवलप्ड मार्केट्स में चाहिए वो पाकिस्तानी मार्केट्स आपको दे नहीं पा रही. बिल्कुल. एंड टू कनेक्ट टू व्हाट यू सेड इन द बिगिनिंग, कि जब वो लोग यहाँ पर आके, और वहां पर लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रहे होंगे, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते मार्केट से. बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि उन बेचारों का कसूर नहीं है. क्यों? उस मार्केट के अंदर बड़े बड़े सीनियर पोजीशन पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, एक तुमको पता ही नहीं है डेवलप मार्केट होती क्या है, नहीं पता. सही है. और दूसरे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको जो करना ही नहीं चाहते हैं. क्योंकि उनकी वजह क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर हमने कोई चीज नहीं कर दी तो हम आउटडेट हो जाएंगे, और वो हिलना नहीं चाहते. ये तो मैंने आपको एक कंपनी का बताया ना. ये ही प्रॉब्लम अगर आप देखें, आप रेप्लिकेट कर दें. पहले पाकिस्तान के बैंकिंग से बड़े लोग आते थे यहाँ पे, अब आप देखें वो भी नहीं आ रहे. अच्छा, आईटी सेक्टर में देख लें आप, नहीं आ रहे. अभी हम बात करते क्लाउड सोल्यूशन ही नहीं है पाकिस्तान में. यहाँ सारी दुनिया क्लाउड पे चली गई है. सैटेलाइट नहीं है. पाक साइट एक दबाने में लॉन्च हुई थी, उसके बाद आज तक दोबारा कुछ हुआ ही नहीं है. आज तक हम इस बेचारे इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि पेपाल चल जाए पाकिस्तान के अंदर. नहीं चल पा. अब आप ऑनलाइन इकोनॉमी की बात करते हैं तो पेपाल नहीं, जैसी चीजें नहीं चलेंगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी. कुछ लोगों ने, लड़कों ने लोकल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की, कर भी रहे हैं, मगर आपने उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया. लेकिन दानिश भाई वो गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो नहीं है ना. अब जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूनी आया, यूनीपे आया, पेटीएम आया, फिर गूगल पे आया, एप्पल पे आया. मतलब रक्षा ड्राइवर, कैन यू इमेजिन कि भाई रक्षा ड्राइवर हो या वो पान का खोखे वाला हो,
दे आर एक्सेप्टिंग दोज। बट एक इसमें मैं एक पॉइंट कहूँ, देखो ये जितने भी आपने नाम लिए ना, ये वहां के एंटरप्रेन्योर्स ने किया, गवर्नमेंट ने ऑफ एनवायरनमेंट दिया उनको, यही तो मैं मगर स्टेप जो एंटरप्रेन्योर्स ने पूल लिया, देखिए दानिश भाई, अगर पूल होगा तभी तो डिफरेंट मछलियां उसमें होंगी। हाँ, हमारे और वो पास जितने pool ही लोग हैं, वो जितने लोग वो थे हाँ। जिनके पास एक्सपोजर था, और जब वो वापस गए तो उनकी कंट्री ने, उनके लोगों ने एम्ब्रेस किया उनको यही नहीं कहा कि दानिश भाई ये दुबई नहीं है, बिल्कुल, ये पाकिस्तान that's the है, point। so that's the problem। हाँ, और भाई आप चाहते नहीं पाकिस्तान दुबई बने? हाँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो कहता था कि भाई पाकिस्तान, लाहौर को मैं इटली बना दूंगा, लाड़कानों को मैं पेरिस बना दूंगा। देखिए वो इसलिए नहीं चाहते ना कि हमारे मिनिस्टर वो जो 2% एलीट है ना, वो नहीं चाहती कि एवरीवन शुड कम इन दैट लेवल, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर उनकी वो भरमबाजी नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसी दैट्स अ प्रॉब्लम। हम जैसे लोग चाहते हैं, क्योंकि हम सेंचुरीज, और मैं तो हम सोशलिस्ट जिंदाबाद कहने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, मैं जेन्युइन सोशलिस्ट हूँ। मेरा फॉर्मूला ये है कि एवरीवन शुड गेट इन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये हमारे मजहब ने भी सिखाया है, बिल्कुल ऐसी। और ये कल्चरली भी हमारे पर हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप इन लोगों से बात करेंगे ना, जो है वो वैसे तो बैठ के लेक्चर्स बड़े जबरदस्त देंगे, लेकिन पीछे नहीं, मगर जब उनके पास खुद इंप्लीमेंट करने का टाइम आएगा, कभी भी नहीं दे विल नेवर सेट द राइट ट्रेंड। और ये तो मैंने अपनी, जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने आपको कंपनी एग्जाम दिया, मेरा नुकसान क्या हुआ? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, आप वापस आ मैं गए, वापस कर आया। रहे हैं। जब मैं निकला तो 24 रुपए का दिरहम था, हाँ, अब आज आपको 80 रुपए का दिरहम है। हाँ। तो मेरी तो जिंदगी बेस्ट हुई है। बिल्कुल। मैं वहां पर अगर 9 लाख ले रहा था, मैं 16 लाख ले लेता, बिल्कुल। उसमें 4 लाख टैक्स भी दे देता, मगर मुझे तो फाइनेंशियली आई एम बेटर ऑफ। हाँ, यहाँ टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, टैक्स भी नहीं देना पड़ growth भी ज्यादा है, रहा, exposure सेफ्टी भी भी है, ज्यादा सब कुछ है। और आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आई वुड हैव नेवर लर्नड ओवर देयर। देख, तो ये चीज हो गई। अब जब मैं वहां से वापस आया, तो जाहिर बात है, मैं चूंकि 1 साल रहा, सिर्फ 1 साल भी नहीं, 9 महीने, तो एकदम मार्केट निकाल, यार ये तो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं। हालांकि मैं इस साल तो मार्केट में काम करके गया। एंड देन व्हाट आई डिड, आई रियलाइज शख्स, मुझे अपने आप को मजीद री इन्वेंट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को, मैं पढ़ाई कर रहा था, हमारी इंश्योरेंस की स्टडीज होती हैं, आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग माई चार्टर्ड इंश्योरेंस, जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो मैंने उस पूरे पीरियड में, हालांकि मुझे पाकिस्तान जॉब छोड़ के वापस आना पड़ा, मैंने अपना चार्टर्ड इंश्योरेंस कंप्लीट किया, मैंने अपने आप को क्वालिफिकेशन अपडेट की, मैंने अपने आप को, आज भी आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं शायद जाकर रात को पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मैं फॉलोशिप अप्लाई कर रहा हूँ, और ट्राइंग टू अपग्रेड माई सेल्फ फर्दर। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आपके पास जो स्किल सेट पाकिस्तान में है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो यहाँ पर एक तो एप्लीकेबल नहीं है, और अगर है तो आपको वो उस लेवल पे नहीं ला पाएगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आप वहां पर एसवीपी भी बन के बैठे हुए ना, तो अगर आपको उस स्किल सेट के साथ या एवीपी भी मिल जाता है, आप लकी हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने वो अपने आप को खुद नहीं किया, या अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, या अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया, आपका अपना कसूर है। तो इट्स अ वाइड डिफरेंस, एंड दिस इज वाइड देयर इज अ रिस्क कि जो हम आज सुन रहे हैं, हर कोई बाहर निकलना चाह रहा है। भाई अब बाहर निकल के करोगे क्या? आप कहाँ जाओगे? कहाँ, यहाँ पर किधर भी जाओगे, अपने साथ रुपये के एसेट्स बेच के फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके जाओगे, इफ यू आर नॉट गोइंग प्रिपेयर्ड, यू आर जस्ट गोइंग टू बर्न दैट मनी। जो 4 पैसे तुमने जोड़े हैं, वो भी तुम बर्न कर दोगे। तो मेरे पास जब लोगों के फोन आते हैं कि हम आए, सबसे पहले मैं सोचता हूँ ये बेचारा 8-9 लाख रुपए आज की डेट में, आज से कुछ महीनों पहले ये 3-4 लाख रुपए तक जाया करके बर्न करेगा। तो इफ ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं इनको मना कर देता हूँ कि आने की जरूरत नहीं है। उसमें जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं यार आप चाहते हैं हम नहीं है, भाई तुम्हें 9 लाख रुपए खर्च करने कर लो। हम उनकी पॉकेट देख के उनको मशवरा दे देते हैं कि भाई दिस इज नॉट द राइट सिचुएशन, अगर आओ तो प्रिपेयर करके आओ, 2-3 महीने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, रिक्रूटर से कॉन्टैक्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं लोगी, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ अपने सीवी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं लिंक्डइन तो वो लैंड कर जाते हैं। अब देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं एक सर्टेन अच्छी पोजीशन पे हूँ। मैं आज भी अपना हफ्ते में 2 दिन नेटवर्किंग पे लगाता हूँ। यहाँ पर लोग लैंड करते हैं, नेटवर्किंग ही नहीं करते, घर पे आके बैठ जाएंगे, अपने खर्चे बढ़ा लेंगे। तो उन सबको ये कि जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके सोशल नेटवर्किंग करा लें आप बस प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं करनी, बस वो शादियों में जाना है, बस हलवे खाने हैं, फैमिली को टप्पर लेके पूरा देखनी है, लोगों के सामने कि आज फलाने के घर में क्या हुआ, फलाने के घर में क्या हुआ, बस। और एक अनफॉर्चुनेटली जी, बस 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद घर से निकलना नहीं है, बस घर आके ना फैमिली पालनी है आपने। तो जब मैं होश में आया, तो मैंने अपनी वाइफ को एक चीज बोली, मैं कहा देख भाई, अच्छा लगे बुरा लगे, थैंक यू सो मच, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बच्चे पालने के लिए अल्लाह ताला ने वापस भेजा है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि मैं अपनी सेहत को रिकवर करूं। सेकंड स्टेप ये था कि मैं अपने रोज में माश को स्टेबलाइज करूं, और थर्ड स्टेप ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करूं द वे आई कैन डू द बेस्ट। और मैं कर रहा हूं, मैं अपने शहर के लिए आवाज उठाता हूं, मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाता हूं, मुझे थ्रेड्स भी आते हैं, मुझे धमकियां भी आती हैं, बट परसों
परसों मैं जगह बैठा हुआ था और यकीन करो अली, इस वक्त इतना बुरा हाल है, मैं अभी अपना फ़ोन उठाऊंगा ना, मुझे कोई ना कोई ऐसा मैसेज आया हुआ होगा कि हमारे किसी की बेटी की शादी है, मदद कर दें, घर में कोई बीमार पड़ा है, मदद कर दें। हो सकता है लोग झूठ भी बोल रहे हो, मगर अगर मैं किसी की 2-5 हज़ार की मदद कर भी दूंगा, मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत पैसा है, मैं तो सैलरी पे काम करता हूँ, जो मैंने एक काम कर लिया अली, मुझे जो सैलरी आती है ना महीने की, मैं एक हिस्सा उसका हर महीने लोगों पे स्पेंड करता हूँ, ठीक है, इसलिए कि यार मैं शायद किसी की मदद कर दूँ। और आप यकीन करें, मैं उस दिन कभी और सोचता हूँ कि यार मुझे क्या पड़ी है पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ने की, सोशल एक्टिविज्म करने की, विलंग करने की, दुश्मनियाँ पाल रहे हैं, हम शहर की भलाई कर रहे हैं, लोगों में धमकियाँ भी खोलूँगा 4 गालियाँ पड़ी होंगी, अपनी माँ बहन को गालियाँ पड़वा रहे हैं, मगर मैं जब उन लोगों को सोचता हूँ ना जिनको हमारी ज़रूरत है, जो पीछे रह गए हैं, तो मुझ में एक एनर्जी आती है कि नहीं यार, अगर मैं चुप हो गया तो क्या होगा, वो सब लोग क्या करेंगे। मुझे तो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, जितनी मुश्किल सिचुएशन मेरे पर गुजरी, जो आप देखेंगे जो मुझे छोड़ा, मैं लेट्स नॉट डिस्कस कि मुझे क्यों निकलना पड़ा। अली ऐसा हाल था, मेरे अपने दोस्त जो आज कल कुछ लोगों के साथ हो रहा है, हम गुजर चुके हैं इस दौर से, 2016 आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लोग दोस्त फोन नहीं उठाते थे, किसी को फोन कर दो यार तुम पागल हो, तुमने मरवा दिया, स्काइप पे कॉल करो। साये ने साथ छोड़ दिया था, साये ने साथ छोड़ दिया था। तो मैंने क्या किया, मैं जब यहाँ वापस आया तो मुझे होटल में कंपनी ने ठहराया हुआ था, अल्लाह करम है यार, होटल की लाइफ थी, कंपनी पे कर रही थी, नथिंग लाइक इट। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने हदीस पढ़नी शुरू की, मैंने तमाम खुलफा राशिदीन की स्टडी की, नहजुल बलागा पढ़ा, कानून पढ़ा, शरीयत पढ़ी, सही बुखारी पढ़ी, जो मैं पढ़ सकता हूँ यार, जितना पढ़ सकता हूँ। और मैंने उसमें से एक चीज़ ये सीखी कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजे, 25 का जिक्र कुरान में है। जितने पैगम्बर गुजरे उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल थी, बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने स्ट्रगल किया। अगर आप सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ले लें, की जिंदगी पूरा जो स्ट्रगल देखी उन्होंने, सरवरे कायनात, दुनिया उनके लिए क्रिएट हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स, बिल्कुल, ही हैड टू स्ट्रगल। जूतों में खून लिए घूम रहे बेचारे, चांद पे हमला हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ, मैं ही हैड टू गो थ्रू द स्ट्रगल एंड टू अचीव दैट पॉइंट कि आज उन्होंने वो मजहब कायम किया जिसकी वजह से मैं और आप शायद जन्नत में जाएंगे अगर हमारे अमाल सही हों। बिल्कुल ठीक। एंड दैट स्ट्रगल डिडंट स्टॉप विद हिम, दैट स्ट्रगल कंटिन्यूड ऑल द वे टू करबला। वहां तक समझाते रहे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सच के लिए खड़े हो जाओ, गर्दन कटा दी, खानदान कटा दिया, सब खत्म हो गया। बिल्कुल, ही कुड हैव done something else as well, right? अगर अपनी जात के लिए करना चाहते तो, but he didn't. Surrender was never an option. It was for us. That was a message till क़यामा। तो जब मैं वापस आया, यकीन करो मैंने इस वाक़ये की मजीद स्टडी की, कुरान की मजीद स्टडी की, सीरत की मजीद स्टडी की, तमाम साहिबा कराम की स्ट्रगल की, मैंने पढ़ी उनको, हिस्ट्री पढ़ी, और मुझे एक बात समझ में आई कि गिविंग अप इज नेवर एन ऑप्शन। अल्लाह ताला ने आपको गिव अप करने के लिए नहीं पैदा किया, उसने आपके अंदर अपने नूर डाला है। बिल्कुल, यू हैव टू फाइट अकल की टिल द लास्ट मोमेंट। क्योंकि मेरी मुस्तफ़ा कमाल से बात हो रही थी, आपको पता है मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा, तो मुस्तफ़ा ने एक बात बोली मुझे एक दफ़ा कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी है बात करने की और अपने लोगों के लिए कुछ करने की, और अगर तुमने उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो मरने के बाद तुमसे पूछा जाएगा। देखो जो ताकत मुझे आप यहाँ बैठे हैं, हम वन ऑफ द फ्यू हैं, तो अगर हमने उस ताकत का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, सवाल किया जाए तो सवाल किया जाएगा कि बाबू आपको ये ताकत दी थी, क्योंकि रुतबे के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है, ऐसा ही। वरना देखे ना सिस्टम नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो लोगों को लगता है ना कि हमें पैसा दिया गया, ताकत दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई है कि आपने एंजॉय करना है, इसलिए दी गई है कि व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, जिम्मेदारी, और उसे पूछा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको तो बिलियनर नहीं बनाया ना, सबको तो बिलियनर नहीं बनाया, इनको इसलिए बनाया कि भाई तुम मेरे आवाम के लिए कुछ करो, अपने हकूक़ पूरे करो। एंड दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग मी कि विद ऑल द चैलेंजेस, विद ऑल द प्रॉब्लम्स, विद एवरी कहते हैं ना एडवर्सिटी इन माई लाइफ, मैं नहीं कह रहा मैंने बहुत कुछ को अचीव कर लिया है, बट मुझे इतना सुकून है अली अल्हम्दुलिल्लाह कि रात को जब मैं सोता हूँ ना, तो मेरा ज़मीर जो है ना इस बात की मलामत नहीं करता कि तुमने आज कुछ, जिस दिन मैं नहीं करता हूँ मुझे तकलीफ होती है कि मलामत नहीं करता कि तुमने अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मैं अपने सिफेयर में जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अगर मेरी किस्मत में ज्यादा कुछ लिखा होगा और अगर वो समझेगा कि मैं उस काबिल हूँ, तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि दानिश भाई आपका कोई शौक नहीं है मिनिस्टर बनने का, इलेक्शन लड़ने का? मैं कहता हूँ अगर मेरे हाथों अल्लाह ताला ने सही काम कराने, लोगों की खिदमत करानी है,
लोगों की मदद करानी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे वो मौका दे। मगर अगर मैंने वही सब करना है जो बाकी लोग करने हैं तो अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह से बचाए बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अपनी हलाल की रोजी कमा के जो है ना जिंदगी बाकी भी काट दूं। क्योंकि आजकल तो ये सारे रुतबे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने के बाद अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुआशरे में। देयर यू गो। और और इसमें इंसानों का कसूर है ना। हाँ, आप देखो ना, एक पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें पॉलिटिक्स का कसूर नहीं है, इसमें हम पॉलिटिशियन का कसूर है। पॉलिटिशियन कसूर है। और क्योंकि वो कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल ऐसे ही। तो कचरा आ रहा है। अब क्या मसला हो रहा है, पढ़े लिखे लोग आ नहीं रहे सियासत के अंदर, तो जो आ रहा है वो कमाने आ रहा है। अब जारी बात है जो आदमी 50 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन जीत के आएगा, मैं तो नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे जैसे किसी ने बोला आप लड़ोगे, मैं कहूँगा मेरा घर कौन चलाएगा। असल में दानिश भाई ये पॉइंट बड़ा अहम है, और दिस इज नॉट लिमिटेड टू द पॉलिटिक्स ओनली, एवरीथिंग। अगर हम वी आर नॉट अ रिलीजियस चैनल या हमारा कुछ अबूर नहीं है उसके ऊपर, लेकिन सिर्फ मैं एग्जांपल कोट करना चाह रहा हूँ कि अगर मौलाना या कोई मुल्ला ये समझ ले कि मुझे सिर्फ कमाना है, ठीक है, और वो उसको अपना ज़रिया माश बना ले, ठीक है, तो सिर्फ वो बातें करेगा जो अपील करेगी या मेंबर में बैठ के वो बातें करेगा जिससे उसकी वाहवाही हो। वो कभी भी मुआशरे की कदूरतें निकाल के उनके सामने नहीं रखेगा। नहीं देखिए लोग उसको फिर सुनना छोड़ देंगे। अली लोग हैं ऐसे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मगर वो आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आ रहे। वो अच्छे लोग मौजूद हैं और वही आई थिंक वही चल रहे हैं लेके सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही। मगर वो क्या है कि वो यूट्यूब पे नहीं दिख रहा। क्यों? देखिए आपको मसाले की बात नहीं करेंगे ना तो लोग आपका चैनल भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। अनफॉर्चुनेट हो गया है। तो मेरी एक बार मीडिया वाले से बात हो गई, जब तक 4 लोग लड़ेंगे नहीं मेरा प्रोग्राम कौन देखेगा। आपको पता है दुबई में यहाँ पे हमारे कनेक्शन बहुत हैं, मतलब देयर आर फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड। हम यहाँ 12 सालों से मैं रह रहा हूँ, आप भी हैं यहाँ पे। तो मुझे लोगों को पता है कि मेरा एक चैनल है, ये हम काम कर रहे हैं टेकब्लेड के ऊपर। तो वो कह रहे हैं यार तुम इतना मालूमाती कंटेंट लेके चल रहे हो, इतना चल रहे हो, वाई नॉट यू बीइंग सो कंट्रोवर्शियल। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहता है भाई एक कंटेंट कर ले कंट्रोवर्शियल, तुम्हारा चैनल ऐसे वायरल होगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। कंट्रोवर्सी में बहुत दे सकता हूँ आप अगर आप चाहे तो। द थिंग इज दैट कि वही वाली मसाले वाली बात। वो कहते हैं यार मसाला डालो तो हो जाए। हमने कहा यार फिर हम अपने पिच साइड आएंगे ना। हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी यूथ को इन्फ्लुएंस करें, यूथ को बताएं कि कौन से वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लें कि वो आगे बढ़ सकें। प्लस अगर हम ब्रांड्स के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट ब्रांड्स विद द कस्टमर्स। कस्टमर को पता चलना चाहिए कि उनके ब्रांड्स के ओनर्स कौन है, वो सीईओज कौन है, ताकि उनको पता चल सके इनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। अगर हम जो शॉर्ट्स बना रहे होते हैं उसमें बाकायदा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हम वहाँ से लेके आते हैं, उनको हम पे करते हैं, उनकी फिर एडिटिंग होती है, फिर वो उनको भी हम जो टॉपिक्स दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, जिस तरीके से आगे चीज़ें आ रही हैं, आप किस तरीके से सोशल मीडिया को पॉजिटिविटी के साथ चला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ओरिएंट कराया जा रहा है उनके सामने, बजाय इसके कि वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक का कोई फारिग ट्रेंड करके मेरा दिल ये पुकारे आ जा करें। तो उनको हम ये काम करवा रहे हैं, तो सो दैट वी कैन सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे। आपके चैनल से मैं जो यूथ सुन रही है उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि देखिए कम्युनिकेशन इज द की। यस। बल्ब किसने बनाया था? एडिसन। मगर एडिसन गरीब मरा। बिल्कुल ऐसे ही। पैसे किसने कमाए? GE ने, फिलिप्स ने, और GE ने से पहला बल्ब बनाया। बिल्कुल ठीक है ना, जिसने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इससे नहीं, उसको बेचा, आइडिया को बेचा। बिल्कुल। हम आप भी दफ्तर में काम करते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को बेच रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर निकलना है, आप बिल्कुल कम से कम अपनी अंग्रेजी सही करके निकले। यहाँ पर अंग्रेजी और कॉन्फिडेंस लेके आए। आप लोग वहां से जो बिल्कुल आप टिकटॉक पे टाइम लगाएं, मगर अगर दिन में घंटे में आप उसी टाइम पे, आप तो यूट्यूब पे चीज मौजूद है, आप अपनी इंग्लिश को सही कर लें, बिल्कुल, आप अपनी राइटिंग स्किल्स को सही कर लें, अपने कॉन्फिडेंस को सही कर लें, अपने ड्रेसिंग सेंस को सही कर लें। यहाँ पर होता क्या है कि लोग जब यहाँ पहुंचते हैं उनको पता चलता है हम एक डिफरेंट दुनिया में आ गए। सही है। अब मैं आज किसी से ये बात कर रहा था कि यार यहाँ पर मैं कोई किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मगर आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बर्गर आउटलेट पे जो सुपरवाइजर खड़ा है ना, वो पाकिस्तान के किसी रीजनल मैनेजर से ज्यादा स्किल रखता होगा। क्यों? इसलिए नहीं, he knows how to carry himself, he knows conduct himself। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन कौन बन गई है? वो टिकटॉक पे गाता है पिल्ले टाइप का, वो इंस्पिरेशन हो गई है। मेरे जहन में भी वही कैरेक्टर था कि हमारा मुआशरा दानिश इतना पीछे चला गया है कि एक गुटखा खाने वाला, गुटखा मुंह में रख के लड़की से बात करने वाला, वो इन्फ्लुएंसर बन गया। मतलब हम कितना पीछे जा सकते हैं। और लोग क्या करें कि चूंकि वो कमा रहा होगा तो मैं भी कमा लूं, और मैं भी मुंह में गुटखा भर लूं, और मैं भी आऊं करके बात करूं। उनको समझ नहीं आ रहा कि जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
इवन पाकिस्तान में नहीं है वैल्यू कोई यार। तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि हमने देखे ना मैं आपको बताता हूँ, मेरी अंग्रेजी बहुत बेकार थी, मैं स्कूल में था क्लास सॉरी टू कट यू, और चीज़ यहाँ रुकती नहीं, जो अच्छे रिप्यूटेबल यूट्यूबर्स भी है ना, वो भी अपने मोनेटाइजेशन के लिए उन लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं। देखिए अब आप देखें, मैं नाम नहीं ले रहा, मगर मैं भी नहीं ले रहा, अगर कोई मजाकिया आदमी यूट्यूबर बन गया हाँ, और उसके प्रोग्राम में पॉलिटिशियन आके उसे सीरियस बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो वही होगा जो पिछले दिनों उसके प्रोग्राम में हुआ हाँ, कि एक ऐसी बात कर दी गई अच्छा, जो बाद में कंट्रोवर्शियल हो गई। वो साहब कहते हैं ना, लोगों के साथ वो करते थे, मजाक करते थे, आज वो बहुत मशहूर यूट्यूबर हो गए। अब आप लोग समझ जाएंगे। मैं नहीं समझा, मैं नहीं पहुंचा अभी तक। एन से नाम शुरू होता है उनका, एन से, हाँ, तो मैं चलो आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि देखें, आपने अपने आप को, जैसे कुछ है यूट्यूबर्स अच्छी बात भी कर रहे हैं, हाँ, अच्छी बात आपको देखें, सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान से बाहर निकलना है, कहीं भी जा रहे हैं ना दुनिया में, कहीं भी जा रहे हैं, आपको कम से कम अंग्रेजी सीखने आनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है आपको इंग्लिश में पीएचडी होने की जरूरत नहीं है, मगर आपका कम से कम स्पोकन कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए, आपका जो है ना, आपको अपनी बात पे खड़ा आना चाहिए। वो तब आएंगे जब आपकी स्किल सेट नॉलेज के साथ होगी। अगर आप हवा में चलाएंगे, एक तो वैसे ही पाकिस्तान में आपको स्किल सेट नहीं मिल रहा, तो आपको अपने आप को इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं रह जाएंगे, और फिर आएंगे तो आप इतने नीचे स्टार्ट करेंगे कि आपको पुल अप नहीं कर पाएंगे। इस वक्त तो ये हाल हो गया है कि मैं कई ऐसे लोग जो कनाडा से वापस मूव करना चाह रहे हैं, नहीं सर्वाइव कर पा रहे। मार्केट इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। लोगों को लग रहा है कि हम बस दुबई का वीजा लेके आ जाएंगे, दुबई में जैसे लोग तैयार बैठे उनको हायर करने के लिए, या मिडिल ईस्ट में, दे आर अंडर अ रॉन्ग इंप्रेशन। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं लोगों को डिसहार्टेंड नहीं करना चाह रहा, मगर मैं लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, तैयार हो क्या है, तैयार होके, पूरा तैयार हो क्या है, अपने आप को रेडी करके आए, अपने आप को मेंटली रेडी करके आए। देखिए, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने 1 स्टेप डाउन 2 स्टेप डाउन लिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ओके, सही है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अपने घर वालों को एक्सपेक्टेशन मैनेज करके आए कि भाई ये नहीं होगा कि अब मैं लैंड करूंगा तो पूरा टब्बर यहाँ मेरे साथ लैंड करेगा, और हम यहाँ जो है ना JBR में शाम को खाना खा रहे होंगे, और मैं जो डॉलर भेजना शुरू कर दूंगा, और मैं जो है SUV चला रहा हूँ स्पोर्ट्स। बॉस आप यहाँ आ रहे, मुझे जो पहला लेसन मिला था जब मैं लैंड किया UAE में, सऊदीया में, तो मेरा जो कलीग था वो हैदराबाद डेक्कन से था, तो माय फादर और वाज बोर्न इन डेक्कन एज वेल, तो डेक्कन वालों से अपनी थोड़ी उनसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा था कि पोटे तो यहाँ 2 पैसे जमा करने आए हैं, उड़ाने नहीं आए हैं। सही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपने फिर भी 2 पैसे नहीं जमा किए और सब उड़ा दिए यहाँ पे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्ट्रगलिंग ओवर है। तो सीखें, और आपके अपने मुल्क में एग्जांपल है, आप देखिए अली के जो हमारे मुल्क के जो मेहनत कश लोग हैं, नॉर्थ के या पंजाब के, दे आर डूइंग वेरी वेल। वो बेचारे स्ट्रगल में रहते हैं, मगर आप उनका अगर लाइफस्टाइल देखें बैक होम, वो घर क्यों बना पा रहे हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल बेहतर क्यों कर पा रहे हैं, आज आपको वहां पर क्यों ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है? क्योंकि वो 17 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को यहाँ कंट्रोल किया, पूरे टब्बर आके नहीं बैठ गए यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी वो टब्बर लाभ, उनको पता है कि मैं सारा ये खर्च कर दूंगा, मैं पीछे मुल्क क्या भेजूंगा। 2-2 साल वो पाकिस्तान नहीं जाता है। देयर यू गो। ये स्ट्रगल जो है ना, यहाँ पर ये स्ट्रगल होनी चाहिए। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मेरी पहली जॉब थी, हम पता नहीं गाड़ी में बैठ के कहाँ निकल जाते थे। आप यकीन करो ली, मुझे वहां पर अपने शहर का बंदे नहीं मिलता था। हर जगह जहां मैं गया, चाहे मैं ताफ्तान पहुंच गया, चाहे मैं संडक गया, चाहे मैं तेथियान गया, कोई दलील गया, कलात गया, मर्दान, जहां भी गया मुझे बहुत रेयरली अपने लोग नजर आए। और बल्कि वो हैरान करते थे, मुझे बताना, मैं छुपाता था मैं कराची से हूँ, हंसेंगे। यू नीड टू टेक दोस चैलेंजेस, बी एडवेंचरस इन योर लाइफ, डोंट बी अफ्रेड। अपने आपको तालीम से, आपको कोई वॉक इन द पार्क नहीं मिलने जाना। मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, मेरी कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं है, स्ट्रगल, बल्कि नौकरियां गई इस चक्कर में कि मैं एक सर्टेन माइंडसेट से हूँ, पॉलिटिकल माइंडसेट से हूँ, बट आई डिडंट गिव अप, आई केप्ट ऑन फाइटिंग। और मैं नहीं कह रहा खत्म हो गई है, आगे और मजीद फाइटें हैं, मगर अगर आपने गिव अप करना शुरू कर दिया तो मैं क्यों सर्वाइव करेंगे? अगर आप अपने आप को उस जंग के लिए रेडी रखें, जंग के लिए रेडी नहीं है तो आप तो वाइप आउट हो जाएंगे, फिर आप मजलूम बन के रहिए जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे। तो यू नीड टू डिसाइड कि आपने क्या करना है। करना है तो ग्रो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज वास्ट। अगर नहीं करना है तो अपने 8-10 लाख रुपए जाया कर देना, यूं ही मत आए।
वरना हर कोई तो भीख नहीं मांग सकता जैसे पाकिस्तान से आके लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एंड बिकॉज हर किसी कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कल एक रिपोर्ट दी है पाकिस्तान कौंसल जनरल ने, हाईएस्ट भिखारी इन मिडिल ईस्ट, सऊदीया और यूएई में सबसे ज़्यादा जो फ़कीर हैं वो पाकिस्तानी हैं। इवन लोग उम्रे के टिकट के ऊपर जाके, उम्रे के वीज़ा पे जाके वहाँ भीख मांग रहे हैं। कल की रिपोर्ट उसका नुकसान देखें, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि बाकी लोगों के जो मेरिट पे भी होंगे ना, उनके वीज़ों पे प्रॉब्लम आ रही है और उनका नुकसान हो रहा है और नुकसान उनका ये होगा कि जो सही लोग हैं, डिजर्विंग है, उनको नहीं मिला और अपने मुल्क को अलग बदनाम कर रहे हैं। दोनों चीज़ें। तो आई थिंक नेट ये है कि हमें जो है ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना है आपने, ठीक है ना। ये जो सबसे पहले अपने तलफ़ुज़ पे काम करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जाके ये करना है, प्लीज स्टॉप दैट। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं चला जाऊँ, मैं आ जाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। भाई अपनी आर्टिफिशियल दुनिया से निकल आओ। अगर उर्दू सही तरह नहीं बोल सकते तो इंग्लिश बोल ले भाई। तो कहते हैं ना इंग्लिश में तू मैं बोलेगा ना तो लोग समझेंगे तू ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। उर्दू में मैं बोलेगा पिलाट बेच के तो भाई हमारा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, देखो ये जो जबान है ना, उर्दू जबान नहीं है उर्दू। अगर कोई समझ रहा है कि ये हम उर्दू का बड़ा, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से हूँ, मैं शौरा की फैमिली से हूँ, मगर ये उर्दू हमने कभी नहीं सुनी अपने लाइफ के अंदर। सही है, ये पता नहीं कौन सी उर्दू है, हमने नहीं सुनी और ये उर्दू से अपने आप को बाहर निकालना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही। तो तभी अपनी जबान सही तरह सीखें और नहीं सीख रहे अंग्रेजी सीख लें, अपना कल्चर सही अडॉप्ट करें। और मतलब अभी जो हमें सोशल मीडिया पे कल्चर नजर आता है वो आप समझे कि वो गधा ऐसा है कि ना वो धोबी का घर का ना घाट। मगर लेट मी बैलेंस इट आउट। ये सिर्फ हमारे उर्दू स्पीकिंग कल्चर में नहीं है, बाकी कौमियतों में हर जगह है। मतलब हर जगह आपको बाकी कौमियतों की जबानों में भी ये प्रॉब्लम मिलेंगे, हाँ जी, और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उनको भी हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप अपने उसको सही करें और अपने अंदर स्पिरिट पैदा करें, अपने आप को रेडी करें। और लोग हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मैंने जो लड़के रिक्रूट हायर किए यहाँ पे जो पाकिस्तान से आए, और मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ, वेरी नॉमिनल बैकग्राउंड और उनके तलफ़ुज़ भी बिल्कुल ही ठेठ लाहौरी, मगर ड्रेसिंग सेंस उन्होंने अपना जबरदस्त रखा। सही है, आज वो लड़के 15-15, 20-20 हज़ार महीना कमा रहे हैं, लहजे का प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने अपने को सीखा, उन्होंने कहा बहुत समय अंग्रेजी सीखने में अंग्रेजी सीखा है, अडैप्ट किया अपने आप को। और मैं हंसता था, मैं कहता यार तुम तो माशाल्लाह से ऐसी ड्रेसिंग करते हो। उन्होंने कहा मैं ड्रेसिंग इसलिए करता हूँ कि मेरे पास एक ही टूल है जो मेरे कंट्रोल में है, वो ड्रेसिंग है, और जबान मेरी यहाँ रह के खुद ही सही हो जानी है। मगर उस दौरान मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वरना मैं आउट हो जाऊंगा मार्केट से। एंड यू लुक एट देम टुडे, दे आर डूइंग सो वेल। हमारे लोग जो हैं वो, अगर आप लोगों को, उनका एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको अपने आप को इन्वाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और वो बहुत आसान है आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई होप कि हमारी इस पॉडकास्ट से बहुत सारे सवालात के जवाब आप लोगों को मिले होंगे। और इस कॉफ़ी विद सीईओ का एक लास्ट सेशन जिसमें हमारा रैपिड फायर राउंड है, वो हम दानिश भाई से भी करते हैं। इट्स अ वेरी गुड। आपने जिसका नहीं बताया था पहले। हाँ, मैंने दानिश भाई को बताया नहीं था। ये सरप्राइज है मेरे लिए। जो हमारे बहुत लाडले लोग होते हैं ना, उनके साथ हम करते हैं रैपिड फायर, सो दैट द पीपल कैन नो यू मोर। ठीक है कि रैपिड फायर। तो अब है दानिश भाई हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ सवालात करेंगे और आपने भी फट से हमें जवाब। आप मुझे हैम्पर देंगे? हैं? गिफ्ट हैम्पर देंगे? गिफ्ट हैम्पर नहीं, हम उससे बड़ी चीज देंगे आपको। शुरू करें रैपिड फायर? जी। दानिश भाई पहले ही बताएं कि व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। तो जो स्कॉर्पियो की खुशियात हैं वो सब सारी है मेरे अंदर। सारी हैं, पंगा नहीं लेने का, डंग मारते हैं। स्कॉर्पियो की एक बड़ी खतरनाक सिफात है कि, और ये एक्चुअल है, अगर आप कहीं स्कॉर्पियो एक्चुअल में कहीं आग में घिर जाए तो दुश्मन को नहीं मारने का मौका देता, वो खुद डंग मार के खत्म कर लेता है अपने आप को। और स्कॉर्पियो एक दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, दे डिस्ट्रॉय टू क्रिएट। और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं मगर हम बहुत खतरनाक दुश्मन भी हैं। सही है, ये है स्कॉर्पियो की खसलत सारी है। जबरदस्त। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विच वन इज योर फेवरेट, लाइक फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या यूट्यूब? फेसबुक, मेरी रीच अच्छी है उस पर। ट्विटर इज सेकंड। देखिए जब कोई पॉलिटिकल सीरियस बात करनी है तो ट्विटर। आपको खुद किस में ज़्यादा मजा आता है? जब मुझे सीरियस मैसेजिंग करनी होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन, सीरियस डिबेट, तो ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म। जेनेरिक बात करनी है जहाँ पर थोड़ा सा आप सीरियस नॉन सीरियस दोनों बात कर लेते हैं, वो फेसबुक है। सही है। टिकटॉक हमने चाहत अली फतेह अली खान और लंदन वालों के लिए छोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। आप ये मुझे बताएं कि वो कौन सा सॉन्ग है जो अक्सर आप गुनगुनाते हैं गाड़ी चलाते हुए या रात में कभी? यार आजकल मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ
तो एक आतिफ असलम का सॉन्ग है कभी परचम में लिपटे हैं, अच्छा ठीक तो है। वो पेट्रियाटिक सॉन्ग है, आप भी सुने हाँ। और मैं कौम को भी कहूँगा सुने हम्म, और उसकी वीडियो को भी देखें, क्योंकि कभी कभार आपको समझ में आएगा कि हमारे इदारों की कुर्बानी क्या है। हम्म, तो मुझे जब अपने आप को मोटिवेट, और ख़ासतौर पे यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ विदाउट एडवर्सिटी अगेंस्ट आवर कंट्री, तो अपने आप को मोटिवेटेड चार्ज करने के लिए जब मैं बिल्कुल डाउन हो जाता हूँ तो मैं वो सुनता हूँ। ठीक है। वरना तो एक और ये तो मिलनी नगमा हो गया। मुझे थोड़ा रोमांचिक और रोमांटिक सॉन्ग बताया। रोमांचिक एक गाना है जो मुझे बहुत, जब मुझे थॉट प्रोसेस अपना स्टार्ट करना होता है, तो एक गाना है सलमान खान की मूवी का, बजरंगी भाईजान का, तू जो मिला, तो वो उसका थीम सॉन्ग है। एंड आई डोंट नो व्हाई व्हेनेवर, इसकी एक और खासियत है कि उस सॉन्ग को जैसा आप सोचें वो वैसी उसमें नहीं, वो उसकी एक और खासियत है, बिफोर आई फेल्ट सिक, वो आखिरी मूवी थी मैंने देखी थी, ओके। तो वो गाना आप यकीन करो, उस गाने ने की ट्यून ने मुझे बीमारी में भी, जब मैं होश में रिकवर कर रहा था, दैट सॉन्ग हेल्प मी थ्रू दैट पीरियड। तो शायद वो सॉन्ग मेरी न्यूक्लियस में आ गया कि मुझे जब भी कोई थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो मैं वो गाना सुनता हूँ अपने थॉट प्रोसेस को, इमोशनल थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। रोमांचक सुनने का शौक नहीं है मुझे। अच्छा, खुद गुनगुनाते हैं कभी? कोशिश करते हैं मगर कर लेते हैं, मगर कभी कोई, एक ज़माने में नाते पढ़ता था मैं, मगर उसके बाद अब जारी बात, जब से ये प्रॉब्लम आई है आवाज़ साथ नहीं देती। अभी करंटली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया में, तो हु इज योर बेस्ट पाकिस्तानी एनीवन ग्लोबली, कहीं पाकिस्तान, इंडियन, यूएस, यूरोप, जो आपको लगता हो कि ये सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए अच्छा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है, आई थिंक 2 लड़के हैं, वो एक ही कह सकते हैं, जुनेद अकरम जो है, वो जो गंजस वाग है राइट, वो अच्छा काम कर रहा है। उनका सफर भी यहीं से शुरू हुआ था, अजमान। हाँ, ही इज गुड, ही इज डूइंग गुड जॉब, ही इज लाइक अस, मिडिल क्लास, स्ट्रगल्ड, और वो अच्छा काम कर रहा है। उसका हाँ बेसिक कराचीआइट है वो, ठीक है, उसको मसाला मिक्स होता है, कभी मुझे सुनना होता है तो मैं उसको सुन लेता हूँ। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, बट जो आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, बट उसके अंदर वही आपने जो बात कही ना कि आप हर किसी की पॉडकास्ट नहीं सुन सकते, तो ये है प्रॉब्लम। मगर अगर मुझे अपने आप को, मैं रात को सोते हुए कम से कम 2-3 शो सुनता हूँ कि भाई जरा मुझे अपडेट मिल जाए। तो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इन दोनों का, उमर चीमा और एक एजाज सैयद का, टॉक शॉक करके, वो बड़ी फ्रैंक बातें करते हैं, उनका सुन लेते हैं। एक कभी कभार मैं शाहजेब खानजादा को सुन लेता हूँ, तो एक थोड़ी सी आपको अपडेट मिल जाती है कि क्या हुआ पाकिस्तान में पूरे दिन। वैसे कोई ऐसा अलग से मौका में, हाँ, जनरली व्हाट आई डू मोर देन दैट, मैं हिस्टोरिकल यूट्यूब पे जो हिस्ट्री होती है, या कोई बयान होते हैं अच्छे, या कोई लेक्चर्स होते हैं किसी आलिम के या किसी मौलवी के, वो सुन लेता हूँ सोते हुए कि यार नॉलेज हो जाए। ठीक, तो दैट्स व्हाट आई डू। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस मुकाम पे पहुँच चुके हैं इन योर लाइफ, तो आप क्या समझते हैं कि वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड इन योर चाइल्डहुड या इन योर यूथ, तो दैट इज डन, या अभी नो पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, बुधा, लॉर्ड बुधा जो थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन आपको लगेगा ना आप टॉप पे पहुंच गए, उसके बाद आपका डिक्लाइन स्टार्ट होगा। तो मेरा सफर तो जारी है, और मैं सितारों से आगे जहां और भी नहीं है, होने चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट है। और अभी तो बहुत से लोग शुक्र करें मैं दुबई बैठा हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। उनको लगता है कि उन्होंने मुझे भगाया है। अच्छा दानिश भाई ना, हमारी पॉडकास्ट के सारे लगे, कुछ लोगों को ना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। सही है, उनको शुक्र करें, मुझे लग रहा है मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। उनको शुक्र करें कि मैं आऊँ, क्योंकि आई वुड विश टू कम बैक टू माय कंट्री एंड कंट्रीब्यूट मोर। आई थिंक सफर तब स्टार्ट होगा। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक सफर वैसे अक्टूबर में भी स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्या आप सफर के हामी है? 21 अक्टूबर को जो भी सुने में आ रहा है, बड़ी शख्सियत की वापसी जो है, वो तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, आई थिंक उनको आ जाना चाहिए, आए और अपना चांस लें, क्योंकि अगर वो अब नहीं आएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म है। सही, दिस इज लास्ट टाइम। तो आई थिंक मुझे पता नहीं, स्केप्टिकल लग रहा है वो नहीं है। अच्छा दानिश भाई, इससे हमारा पॉलिटिकल चैनल तो नहीं है, बट अजराए मजाक एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लंदन की इतनी अहमियत क्यों है? हर बंदा वहीं जाके क्यों कायम पसीर है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जरा मुझे बताएं, आपका क्या जाविया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पीछे एक तारीख है। ठीक है। दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, ट्रॉट्स्की हो, टॉल्स्टॉय हो, मार्क्स हो, जो आप फटेवाल उठा लेना, वो जब भागते थे ना तो वो लंदन भागते थे। तो ट्रॉट्स्की जो था, जो लेनिन रेवोल्यूशन का हिस्सा था, वो बिफोर ही बिकेम पार्ट ऑफ द बोल्शेविक मूवमेंट, वो लंदन में एसाइलम लेके बैठा हुआ था। ठीक है। तो लंदन की एक तारीख रही है हमेशा से। मार्क्स अगर आप ले लें, सही है, वो मार्क्स अपने तरीके से रेवोल्यूशनरी था।
तो जितने भी ऐसे फटेबाज रहे ना वो सारे का, और लंदन क्योंकि उनको फ्री हैंड देता है, ठीक है। और मेरी एक थ्योरी है उस पर, लंदन को पता है कि अगर ये लोग इनको हम बुरे वक्त में सपोर्ट करेंगे तो जब ये पावर में आएंगे तो हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। सही है। ये अभी तो खैर चले लंदन का डायनामिक्स चेंज हो गया ना, एक जमाने में यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड, तो उस वक्त यही लोग उनके काम आते थे। सही है। तो आई थिंक दैट कुड बी द रीजन के सारे के सारे वहीं पहुंच जाते हैं और वहीं से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। और एक तो उनके कानून बड़े फ्लेक्सी हैं यूके के अंदर, वो बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ पे, और आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई एवरीवन फाइंड्स रेफ्यूज इन दैट प्लेस। और यूरोप में थोड़ा स्ट्रगल करना मुश्किल है, महंगाई ज़्यादा है, और लंदन में चीज़ें काम चल जाता है आपका, तो इसलिए आई थिंक लंदन से ज़्यादा आपको सुनने में आता है। ठीक है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी शख्सियत जिसका आप इनफ थैंक्स अभी तक अदा ना कर पाए हो और आपको ऐसा लगता है यार आई विश आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मुकाम पे हूँ तो वो एक शख्सियत है जिसका मैं शुक्रिया नहीं अदा कर पाया और आज वो शख्सियत एग्जिस्ट नहीं करती? मेरी माँ। और कभी कभार दिल कहता है कि आज वो जिंदा होती तो शायद हम लोग मेरे साथ होती यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मैं करता हूँ तो मैं सोच करता हूँ कि यार अब भी खुश हो रही होंगी, ठीक है, उनकी रूह खुश हो, मेरी रूह खुश, माँ की। मेरी माँ ने एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब मेरी माँ बहुत बीमार, यानी कोमा में जाने से पहले उन्होंने मुझे आखिरी जो मुझे बात कही थी ना, तो उन्होंने 3-4 मुझे बातें कही थी। उसके बाद शी वेंट टू कोमा, देन शी नेवर स्पोक आफ्टर दैट। उन्होंने 3 बातें कही थी। एक तो ये कहा था यार अपने फादर के साथ मुनासिब अच्छे रखना, बहन भाइयों की शादी करा देना, तुम कर लेना अगर समझ में आए तो, मेरा नाम, बड़ा आदमी बनना, मेरा नाम रोशन करना, मेरा नाम ऊंचा करना। क्योंकि जो मेरी वालदा थी वो खुद शी वाज एन ऑर्फन, ठीक है, शी वाज अ जर्नलिस्ट। नाना की मेरी 1967 में डेथ हो गई थी बहुत पहले, तो शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। और वो कहते हैं ना जब टाइम आया कि हम IBA से निकलते, इनको कहीं घुमाते फिराते खिलाते, अच्छा वक्त दिखाते, तो शी वाज नॉट देयर। सो बल्कि आपको मैं एक और वसीयत बताऊँ, आई कैन स्टिल रिमेंबर द लास्ट मील शी कुक्ड फॉर मी, और मैंने जिद में नहीं खाया था, मुझे पसंद नहीं आया था, बट आज अगर वो मुझे मील मिल जाए मैं बार बार खाऊंगा। दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट। सही। अच्छा, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मौका अगर आपको चांस मिला जाए कि आप उस समय वापस जा सकें और कोई ऐसी मिस्टेक इन योर प्रोफेशनल लाइफ, नॉट इन अ पर्सनल वे, कि आप कहें यार ये मुझे ठीक करके मैं वापस आ जाता हूँ, या आप कहते हैं नहीं यार वो गलती भी की थी तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी, और जहाँ अगर वो गलती नहीं करता तो आज मैं यहाँ ना होता, तो आप वो जाके बेहतरी करना चाहेंगे या आप कहेंगे नहीं दैट वॉज? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज जो मुझसे करवा रहे हैं या अगर कुछ प्लान किया आगे या करवाया है, इट्स पार्ट ऑफ अ जर्नी। देखिए मैं जब पाकिस्तान में था ना तो जाहिर बात है आपको पता है एक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है। UAE में आते हैं ना तो बहुत सारे लोग, आपका एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट किस्म के लोग, ज़्यादा होती है, डिफरेंट किस्म के लोग आपसे मिलते हैं, आपका एक नेटवर्क बड़ा अच्छा बनता है। बिल्कुल। तो अगर मैं उस वक्त मिस्टेक कर जाता, नहीं करता, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर अपनी कंटेंटमेंट में एक होता। आई थिंक अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए एक रास्ता रखा हुआ है, ठीक है, और वो उस पर चलना है आपने बस दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अगर कोई मेरे रास्ते में कोई बुराई रखी है, मुश्किल रखी है, तो उसको आसानी से पार कराने में मदद कर दे इंशाल्लाह। बट एट दी एंड अल्लाह ताला ने मेरे साथ, वो एक मैं किताब में पढ़ रहा था क़ससुल अंबिया में, कि जब इंसान जब हज़रत आदम को खल्क किया गया तो जब अल्लाह ताला ने उनकी कमर पे हाथ मारा तो उन्होंने कहा ये वो लोग होंगे जो जहन्नुम में जाएंगे, और वो ज़्यादा थे, और ये वो लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे। तो ये उसी वक्त उम्मत का डिसाइड हो गया था। तो आप दुआ ये करनी है कि आप जो भी पाथ रखा है अल्लाह ताला ने आपके लिए, उसमें आप सही काम करें ताकि आप उनके साथ जन्नत में जाएंगे, वरना जहन्नुम वालों की लिस्ट लंबी हो सकती है। सही। बहुत सारी चीज़ें आती हैं अली, बट कभी सोचा नहीं कि अंडू करें। जो इमोशनल आदमी हूँ, पैशनेट आदमी हूँ, कर दिया तो कर दिया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मुझे हर्ट करती है, मगर वो पता नहीं, वो पॉलिटिकल एंगल है। आई विश आई वुड नॉट हैव वेस्टेड माई टाइम with that person on that person। हाँ, ठीक हो गया, सही है। बट मेरे ख्याल से वो भी जैसा अभी आपने खुद ही कहा, that was part and parcel of that era, कि उससे भी आपने फिर कुछ सीखा ही ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम कहें ना कि मतलब किसी बुराई के सेंस में नहीं कह रहा, जब तक आप उस माहौल में ना जाएं तो यू कैन नॉट कैलिब्रेट। हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे एक्सपोजर दिया हो कि अब आप देखें ना, आप अगर रोशनी की डेफिनेशन पूछें तो देयर आर सम डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। अगर आप रोशनी पूछें रोशनी क्या है तो आप जवाब देंगे जहाँ अंधेरा ना हो, तो रोशनी इज डिपेंडेंट ऑफ दैट अंधेरा।
कैन से दैट। और अगर अंधेरे का पूछा जाए तो आप कहेंगे जहाँ रोशनी ना हो, यू कैन से दैट, ठीक है ना। तो इट्स लाइक सम थिंग्स आर डिपेंडेंट विद रेफरेंस। यू राइट। अगर मैं उस वक्त ना देखा होता, हाँ। माइंडसेट में नहीं होता तो शायद मुझे पाकिस्तान नहीं छोड़ना पड़ता और मैं यहाँ बैठा होता। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो से। दैट इज अ पॉइंट। तो यू कैन से फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट व्हाटएवर इट इज, वो फायदे में नुकसान या नुकसान में फायदे वाली बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग गुड। अल्लाह करम। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल बाद दानिश काजी को कहाँ देखते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप 50 साल आगे जिए, मगर 10 साल इन अ प्रोफेशन। आई विश कि मैं किसी ऐसी पोजीशन में बैठा हूँ जहाँ पर मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए मजीद कुछ कर रहा हूँ, एंड आई एम ब्रिंगिंग दैट चेंज। ओके, दैट्स माई प्रेयर। और अगर मुझे बड़ी हैरत होगी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे वापस भेजा और ये मौका मुझे नहीं मिला, अनलेस कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कोई खोट देखा है, हो सकता है अल्लाह ताला को लगे कि मेरे अंदर खोट है, मैं कामयाबी मैं नहीं डिलीवर कर सकता, मुझसे कोई बेहतर आदमी हो काम करने के लिए, तो एक अलग बात है। मगर मेरी ख्वाहिश होगी कि बिफोर आई डाई आई एटलीस्ट चेंज लाइव्स ऑफ आवर पीपल, ऑफ माई सिटी, ऑफ माई कम्युनिटी, ताकि वजह हो ना यार वापस आने की। पैसा कमाना तो कोई हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना, कोई अच्छे अल्फाज में याद अच्छे उसमें याद रखें। मुझे एक और चीज़ याद है, मेरे बीमार होने से पहले मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर यू आर गॉन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उस वक्त तो कोई जवाब ही नहीं था। अभी मुझे पता है कि कुछ लोग गालियाँ देंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, एटलीस्ट देयर विल बी सम मेमोरीज। तो आई थिंक आई वुड वांट कि अल्लाह करे, और मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ कि यार अल्लाह करे मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं उस वक्त, मुझे पता है मैं जब किसी इस पोजीशन पे आऊंगा फिर 2 मेमोरी तो ना करूंगा ना करने दूंगा, तो इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। तो अल्लाह ताला मुझे इतना काबिल करे कि मैं अपने घर का खर्चा निकाल सकूं और मैं साथ में लोगों की खिदमत कर सकूं और उनकी लाइफ चेंज करूं। मैं बिलीव करता हूं कि मेरे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है और जो गधों के हाथ में है, दैट कैन बी चेंज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा लामा हूं, बट आई थिंक आई कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा दानिश भाई, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्योंकि हमारा टेक बेस्ड चैनल है, तो एक टेक्निकल सवाल हम अपने हर गेस्ट से करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इज अ फ्रेंड और अ फो, मतलब ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? क्योंकि कुछ एक तरफ वाले लोग कहते हैं कि ये हमारी जॉब्स खा जाएगा, दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि नहीं यार इज गुड, अगर रोबोटिक्स आएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स आएंगे या वो ऐसी सॉफ्टवेयर आएंगे तो उससे जो प्रेजेंट एनालिटिकल स्किल्स है वो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी लोगों को, ताकि आप फेस कर सकें चैलेंजेस। बहुत सवाल है। तो व्हाट डू यू थिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवर फ्रेंड और अ फो? देखिए 97 में मैंने एक स्पीच की थी डिबेट कंपटीशन पे, तो मुझसे एक सवाल डिबेट का टॉपिक था कि मीडिया आपका दोस्त है दुश्मन है। ओके, और मैंने उसको ये बताया था कि आप पे डिपेंड करता है आप उस टूल को यूज कैसे करते हैं। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी को कुछ चीजों तक रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और कुछ चीजों पे एक्सेस नहीं होना चाहिए, ताकि वो ना करे जो हमने टर्मिनेटर में देखा है। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, क्योंकि कल आप जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट कर सकती है। डीएनए मैपिंग, ब्रेन मैपिंग में, ठीक है, हेल्थ केयर में या जहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ को बेहतर करने की इंडस्ट्री है। किसी भी इंसान का 20 साल पहले उस 20 साल बाद क्या बीमारी होने वाली है, वो चीज है। Data science. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू इन योर एजुकेशनल स्किल्स। प्रोबेबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई सच सॉल्यूशंस, कैन यू कैन गो डीपर इन स्पेस। मगर अगर मैं कहूँ जी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसलिए इस्तेमाल करना है कि मुझे 15 ड्रोन भेज देने का अटैक करने के लिए, आई डोंट वांट दैट। आई डोंट वांट माय किड्स यूजिंग चैट जीपीटी एंड चीटिंग। सही है। तो अगर कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ ह्यूमन लाइफ को अपहीवल करने के लिए, उसको एलिवेट करने के इस्तेमाल हो, डेफिनेटली होनी चाहिए। सही है। मगर देयर हैज टू बी रेगुलेशन अराउंड इट। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, इट्स स्प्रेडिंग, देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो कंट्रोल, बिकॉज़ इट इज वेरी न्यू। और खतरनाक बात यह है कि कहीं वो उस नहज पे ना पहुंच जाए जहां वो आपको डिफीट करना शुरू कर दे, पॉइंट ऑफ और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना हो जाए, और फिर हम डूम्सडे सिनेरियो बहुत सारे बन सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वो सिनेरियो कभी होंगे, बट व्हाट कुड हैपन, इमेजिन कि इट क्रिएट्स एन इंसिडेंट विच क्रिएट्स chaos इन द वर्ल्ड, तो हमें उससे बचना चाहिए। कल मिसाल लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश कर ले जो थेनोस ने एवेंजर में किया था कि दुनिया की आबादी को आधा होना चाहिए, और वो उसके पे काम करना शुरू कर दे, तो फिर आप देखें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आई थिंक उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन को हमने देखा बूम किया, फिर गिरा, फिर बूम किया, गिरा। इसको अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो आई विल बी अफ्रेड ऑफ इट। अगर रेगुलेट, दुनिया के मुल्कों को बैठना चाहिए, उनको बैठ के उसके पैरामीटर सेट करने चाहिए, KPIs बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए कि आप किधर तक जा सकते हैं। अभी आपने उनको फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी रीचिंग अ पॉइंट कि इट विल ब्लो आउट प्रोपोर्शन। दैट्स माय ओपिनियन। आखिर में हमारे ऑडियंस के लिए आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा? टेक ब्लेड ग्लोबल का प्लेटफॉर्म कैसा लगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रैंकली कि जो हम कर रहे हैं सही है? बहुत बेहतरीन काम है। आई थिंक इस वक्त लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव मोड में है। सही है। उनको इंस्पिरेशन देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। कि आप भी कर सकते हैं।
क्योंकि इस वक्त होप है, होप इज योर बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, अभी लोगों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि दुनिया तबाह हो गई, मुल्क तबाह हो गया, सब तबाह हो गया। यू नीड टू गिव देम होप कि विद ऑल द एडवर्सिटी यू कैन स्टिल मेक इट वर्क। आप कोशिश कर सकते हो, आप लड़ो, आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। जंग का मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं बंदूक उठा के लड़नी है, जंग दिमाग से लड़ी जाती है, जंग दिल से भी नहीं लड़ी जाती है, सही है। और उसको लड़ने के लिए कोई टूल्स होने चाहिए, तो आई थिंक स्किल सेट्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मुझे अब जॉब के लिए वो नॉलेज मजीद नहीं चाहिए। मेरी कंपनी कहती है तुम ये मजीद क्यों पढ़ रहा है भाई, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं पढ़ रहा, मेरी सैलरी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। अगर मुझे होगा कि यार मैंने ये काम किया, मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ, मैंने वो काम किया और मेरा प्लान, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तो एक पीएचडी के प्रोग्राम में ढूंढ रहा था, कोई पीएचडी कर लेता है। तो इन द एंड ऑफ द डे आप अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। पीपल आर इन अ वेरी डायर स्टेट, लोग खुदकुशियां करने का सोच रहे हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। अल्लाह करे मेरी कहानी सुन के लोगों के अंदर ये उम्मीद आए कि अल्लाह ताला की जात मौजूद है। इंसान नहीं करता किसी के लिए कुछ, अल्लाह वाला की जात करती है। वो कहते ना कि तकवा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे कोई कहता है ना कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तो मैं कहता हूँ मिन रज़िक अल्लाह। बिल्कुल ऐसे सही है। क्यों हो सकता है मैं उतना रिलीजियस ना हूँ, लोगों को नहीं लग रहा हूँ, मगर मेरा तकवा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रांग है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों बैठा हूँ, कि मुझे पता है कि शायद ये काम अल्लाह ताला मुझसे इसलिए करवा रहा है कि ये मैसेज कोई सुन के किसी की जिंदगी बदल जाए। जैसा आपने कहा एक आदमी की जिंदगी बदल गई ना, बिल्कुल समझ लें कि मैंने अपना सदका जारिया कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ये 2 घंटे या आपके 1.5 घंटे आपका बैठा हूँ, ये समझ लें मैं सदका जारिया दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कि लोगों की खिदमत हो, उनको बताओ, क्योंकि हमारा एम भी यही है। मजहब हकूकुल इबाद भी है, बिल्कुल मजहब सिर्फ रिचुअल्स नहीं है। तो आई थिंक आई होप यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अल्लाह ताला आपको और मौका दे, इस्तिकामत दे और लोगों को रीच दे, और लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। गिव अप ना सोचें, कुछ खराब नहीं हुआ, आपका मुल्क है, पाकिस्तान रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा, जब तक इंशाल्लाह आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग जिंदा हैं, हमारे मुल्क के इदारे जिंदा हैं, हम इंशाल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें। बिल्कुल खामियां हैं हमारे अंदर, कोई नहीं कहता नहीं है खामियां, खामियां हमने मिलकर सही करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा पड़ोसी चंद्रयान 3 तक पहुंच गया। बाय द वे उसका अपनी सैटेलाइट से आजकल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा लैंड करने के बाद, मगर लुक एट देम, उन्होंने ऐसी एफर्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। वो नहीं भी पहुंचते ना, तो आप भी सकते हो, आपको ऐसे मिसाइल्स हैं कि पहुंच सकते हो, बट पॉइंट इज एक लम्हे के लिए इट्स द मार्केटिंग दे हैव डन टू शो द वर्ल्ड दैट दे आर डोमिनेटिंग कंट्री। हालांकि वो सैटेलाइट कुछ नहीं कर रही वहां जाके, भले वो वो कचरा जमा हो रहा है, चंद्रयान 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिर गया, अब वो 5 हो सकता है कचरा उठाने जाए वहां पे। मगर पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि लुक एट देम, उनके मुल्क में कितने प्रॉब्लम्स हैं दानिश भाई। उसके बावजूद देखें, इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग ओनली। मैं अभी 21, 22, 23 अगस्त को साउथ अफ्रीका में था, जोहान्सबर्ग। देयर वाज ब्रिक्स, ठीक है, वन बिग ऑर्गेनाइजेशन। इट्स लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका itself. So that was BRICS. Then G20 समिट भी हुआ, वहाँ पे भी सारे आए। हमें जो पिछले 1.5-2 सालों से फील हो रहा है लाइक वी आर लाइक हम एक खोल में फंस गए। ये देखो बहुत डिबेट टॉपिक है। हाँ, इस पे फिर हमें कभी बात करनी होगी। हाँ, but उसके देखो ये 1.5-2 साल का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये 75 साल का प्रॉब्लम है। तो हम ना बहुत ऐसा लग रहा है कि वी आर इन अ होल राइट नाउ, कि हमारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। ठीक है, अब ये लोगों का ख्याल है, जो लोग बातें हो रही हैं। आप बैठे, आप देखें दुबई आके ना, मैं ज़्यादातर ना मैं कोशिश करता हूँ टैक्सी वालों के साथ घूमूँ, जो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने। आप उनका टॉपिक छेड़ें और फिर आप देखें कि आपको रिस्पॉन्स आते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, कि इट्स लाइक चूंकि तुमने ये बात छेड़ दी है, तो मुझे इस पर एक चीज़ कहने दो। हाँ प्लीज। देखो जो इस वक्त परसेप्शन बिल्डिंग चल रही है पड़ोस में, इट्स अ एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बट एट द सेम टाइम इट्स अ हॉट एयर बलून। ठीक है, जो फूले जा रहा है, फूले जा रहा है, फूले जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि इस वक्त जो जियो डायनेमिक्स, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया के अंदर, राइट, इवेंचुअली आप मैं कुछ चीज़ें बता नहीं सकता पब्लिक में, बट इवेंचुअली उसके देखिए हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है। मतलब आज आप देखें, जो आज आप रशिया को देख लें ना, वो यूक्रेन को इन्वेड नहीं कर पाया, और आप अमेरिका को देख लें, वो अफगानिस्तान में मार खा के वापस गया है। ठीक है ना, ग्रेट नेशंस, राइट। चाइना तो आपको पता है एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी लेता ही नहीं चलता है, वो वी आर वेरी कॉशियस, वेरी प्रैग्मेटिक, वेरी फाइनेंस ड्रिवन। तो ठीक है, दे आर फ्लेक्सिंग मसल्स, मगर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो करंट इंडिया है ना, जब मुगलों ने इन पे हुकूमत करने की कोशिश की, बिफोर दे
took over India, उस वक्त भी इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी 27% जीडीपी ग्रोथ थी, एंड देन एवरीथिंग जस्ट वेंट आउट. आई विश कि इंडिया बिल्कुल ही कर रहा है जो करे, मगर अपने फंडामेंटल्स पे काम करे. अब वो फंडामेंटल्स बड़े सिंपल है. आज सुबह मैं मानीपुर पे देख रहा था, उन्हीं की अपने जर्नलिस्ट का, वहां पर जो मुझे और भी चीजें नजर आती हैं, इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट. ठीक है, जो इंडिया बना था वो सेकुलर मुल्क था, वो बना था तमाम कम्युनिटियों के लिए, सब लोगों के लिए. दैट वाज व्हाई इट वाज कॉल्ड इंडिया. वरना अगर वो ये चीज नहीं होती शायद इंडिया आज सिंगल कंट्री नहीं होता, वो एक डिफरेंट डिवाइडेड स्टेट होता. तो आई होप, ठीक है आप G20 करें, आप ब्रिक्स करें, आप ये करें, मगर आई होप कि पूरे इंडिया के अंदर एक तो वो काम हो और पूरे इंडिया में हो. अभी भी क्या वहां पे हो रहा है, जो मेरी असेसमेंट है, वो 2-4 स्टेट्स हैं जो बेनिफिशियरी है इसके, गुजरात, महाराष्ट्र. क्या उसका बेनिफिट सारे स्टेट्स को हो रहा है, वो इंडियन गवर्नमेंट को देखना है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. बट इंडियन इन अ डे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मार्केटिंग, दे आर गुड मार्केटियर. सही है, बॉलीवुड में वो आपको मूवी दिखाते हैं, वो आते हैं आपका वो ट्यूबवेल उखाड़ते हैं और पूरी फौज तबाह करके चले जाते हैं. सही है, जस्ट थिंक इट्स अ मूवी गोइंग ऑन राइट नाउ. लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म्ड और अंडरवेल्म्ड विद इट. लेट्स कीप एन आई ऑन इट और अपने फंडामेंटल्स को सही करें. अपने फंडामेंटल्स को अगर सही नहीं करेंगे तो यस, वो आज हमसे आगे हैं और हमारे साथ उस रेस में होना भी नहीं चाहिए. क्योंकि आप एक बात करें, जब इंडिया आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो इंडिया वाज ऑलरेडी हैविंग अ हेड स्टार्ट और हमें वो हेड स्टार्ट नहीं था उस टाइम पे. हमारे अलग चैलेंजेस थे. तो आई थिंक हम बहुत जल्दी ओवर इम्प्रेस हो जाते हैं. और आप ये चीज देखें, आप जैसे फॉर एग्जांपल आज हम रो रहे हैं कि जी टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है. यही तो वो टैलेंट है जो इंडिया से बाहर गया, आज वो दुनिया की 20-25 कंपनियों के सीईओज बन के बैठे हुए. तो इंडिया को तो उस ब्रेन ड्रेन ने नुकसान नहीं पहुंचाया. फर्क क्या हुआ, उस ब्रेन ड्रेन ने जो इंडिया से बाहर गया, चाहे गूगल में, एप्पल में, कहीं पे, उसने वापस बिजनेस दिया इंडिया को और इंडिया ने उसको एम्ब्रेस किया. हमारे यहाँ वो रिवर्स साइकिल नहीं है. हमारे क्या लोग नहीं बैठे सीनियर पोजीशन से पाकिस्तान से बाहर. हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग बैक इनटू द कंट्री. यार यहाँ लोग लाड़काना के गांव से कोटे पे एडमिशन लेते हैं, डाउ मेडिकल पे, वो वापस अपने गांव में जाके एक दिन क्लिनिक नहीं लगाते. इंडिया में ऐसा नहीं होता ना. इंडिया में लोग करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम जाके. तो वो जब अपने, तो आप माइंडसेट समझो, तो उसमें आप गवर्नमेंट का कसूर नहीं ठहरा सकते. आपके लोगों का भी कसूर है. समझा मेरी बात. अगर वही जो लड़काना से कोटा, ठीक है आप आओ कोटे पे पढ़ने, मगर कम से कम एक दिन अपने गांव जाके लोगों की खिदमत तो करो. मगर तुम्हारी कोशिश क्या है कि मैं कराची में पोस्टिंग लूंगा, कराची में काम करूंगा और आगे निकल जाऊंगा. और लड़काना बेचारे जो गांव गोट है बेचारे, जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, वो बेचारे वैसी के वैसी रहेंगे. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज अली. ठीक है, और इंडिया में ऐसा नहीं होगा शायद, जब इंडिया तरक्की कर रहा है, कि वो लोग पाकिस्तान से, वो इंडिया से बाहर भी चले गए ना, दे स्टिल ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटी बैक टू इंडिया, जो हम नहीं कर रहे. क्योंकि हम अपने शहर में नहीं कर रहे. सही है, कनेक्टेड विद देयर रूट्स बेसिकली. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट इन अस. तो बहुत आसान है गवर्नमेंट में ब्लेम कर देना, एस्टैब्लिशमेंट में ब्लेम कर देना, पॉलिटिशियन ब्लेम कर देना. बट एक बात याद रखो, वो आप ही का अक्स है. जो आप है वो वही दिखा रहे हैं आपको. तो आप हो ही ऐसे. अब वो शक्ल भी वैसी निकल रही है, तो बुरा मानने वाली क्या बात है. वो आप जो आप हो, अगर आप सही होगे तो सही लोग आएंगे. they are our reflections. There you go. They are your reflections. Simple. बिल्कुल ऐसे ही. तो अपने आप को सही करें अगर आप चाहते हैं आपको सही लोग हुकूमत करें. बिल्कुल. और सही लोगों को इलेक्ट करें, वरना फिर बर्दाश्त करें. फिर और मैंने कहा अच्छी बात है लोग निकले, क्योंकि अगर फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं हो रही, पाकिस्तान कोलैप्स कर गया होता. ये इनवर्ड रेमिटेंस से ही बचाया आपको. बिल्कुल. तो काम हो गया. चले दानिश भाई, बहुत मजा आया आपके साथ. आई होप यू एंजॉयड आवर सेशन. नो, आई डेफिनेटली लव्ड इट. बहुत दिनों के बाद ऐसी फ्रैंक कन्वर्सेशन का मौका मिला है. वरना मोहन भाई माइक को देख के अकेले बात कर रहा होता. तो नहीं, थैंक यू सो मच. एंड हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा एंड इट वाज ड्यू. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं दुबई आऊँगा तो वी विल डू इंशाल्लाह. तो आज हमारे मेहमान थे दानिश काजी. थैंक यू. और आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड दिस पॉडकास्ट बेस्ड ओवर 2 एपिसोड. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं. दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़. सब्सक्राइब टेकब्लेड. Stay dead, baby, you'll get sick of being the